आज हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज 5। इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट करेंगे जो भी सब्जेक्ट कंप्यूटर अनुदेशक में आने वाले हैं, जैसे डीबीएमएस हो गया और पाइथन है। जितने भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है या थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो आने वाले होते हैं पेपर में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और इसके बाद में अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि डीबीएमएस के अंदर जहां पर भाग लेने वाले डीबीएमएस आपस में लूजली कपल्ड हो तथा अपनी स्वायत्तता बनाए हुए, उसे क्या कहते हैं। मतलब लूजली कपल्ड की बात कर रहा है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, उसकी ये बात इसके अंदर कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका 2, फेडरेटेड डीबीएमएस। ये इसका आंसर हो जाता है। इसको बोलते हैं फेडरेटेड डीबीएमएस। नोट कर लेना आप, इससे पहले कहीं नहीं आया हुआ है, ये मेरे नोट्स में भी नहीं था। किसी भी टेबल में स्कीमा का उदाहरण है। स्कीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा देखिए, जो मेटा डेटा है जिसको हम लोग डेटा अबाउट डेटा बोलते हैं, वो एक स्कीमा का उदाहरण होता है। मतलब जो भी हमारी सूचनाएं इसके अंदर रहती है वो सारी मेटा डेटा के रूप में रहती है, और यही इसका क्या है, एग्जाम्पल इसका रहेगा। और इसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करते हैं, अब ये देखिए स्कीमा क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि स्कीमा होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, और ये मेटा डेटा हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहा है। किसी भी डेटा मॉडल में रिलेशनशिप टाइप को एट्रीब्यूट किया काम में लेने वाले डेटा मॉडल को कहते हैं। मतलब जो भी हमारा रिलेशनशिप टाइप है उसको एट्रीब्यूट की तरह जो उपयोग में लेता है वो हमारा कौन सा डेटा मॉडल होता है? फंक्शनल डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल जो रिलेशनशिप टाइप को एट्रीब्यूट की तरह काम में ले रहा है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा फंक्शनल डेटा मॉडल। ये आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स के अंदर नहीं है। किसी भी डेटाबेस डिजाइन की वह स्थिति जहां पर डेटाबेस को स्टोर करने की संरचना, उपयोग में लेने का पाथ तथा फाइल के ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है कि फाइल को कहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ये चीज अगर कही जाती है तो उसका, जब हम स्टोर करने की बात करते हैं तो वो फिजिकल डिजाइन होता है। लेकिन अगर हम उस संबंधित कंसेप्ट की बात करते हैं तो वो लॉजिकल डिजाइन या कंसेप्चुअल डिजाइन कहलाता है। ये चीज नोट्स में है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। किसी ग्राहक के फोन नंबर, कस्टमर की फाइल, सेल एजेंट की फाइल, इनवॉइस की फाइल सभी जगह पर है, उसे कहेंगे। मतलब आपके कोई भी कस्टमर है, उसका फोन नंबर है, उसकी फाइल है, उसकी इनवॉइस की फाइल है, ये सारी की सारी जो फाइलें जो हम लोग रखते हैं, इनवॉइस की फाइल सभी जगह जो रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिडंडेंसी कहलाएगा। और सिक्स्थ है, इसमें से अलग सी चीज क्या है? डेस्कटॉप डेटाबेस, वर्क ग्रुप डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एंटरप्राइज डेटाबेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेटाबेस की बात चल रही है। इसमें से अलग सा जो हटके जो डेटाबेस है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो नॉर्मली हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्योंकि डेस्कटॉप डेटा, वर्क ग्रुप डेटाबेस, एंटरप्राइज डेटा अलग ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो एक अलग ग्रुप होता है। 7th नंबर देखें, निम्न में से कौन सिस्टम के फेल होने पर डेटाबेस को सुसंगत स्टेट में रखता है, सही तरीके से रखता है? तो वो अरेंज करने का काम किसका होता है? ट्रांजैक्शन मैनेजर का होता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, सीनियर इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन। 8th का है कि किसी भी टेबल की वह कुंजी जो किसी अन्य टेबल की प्राइमरी कुंजी से मैच करती है। तो आपको ये नॉर्मल सी एक बात है, मेरे नोट्स में भी ये बात कही हुई है जब कीज को समझाया गया था, कि एक टेबल की नॉन की जो दूसरी टेबल में जाकर प्राइमरी की तरह काम करती है उसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं। 9 नंबर देखें, निम्न कथनों को देखें। एंटिटी इंटीग्रिटी कंसंट्रेट का तात्पर्य है कि कोई प्राइमरी कुंजी नल नहीं हो सकती। रेफरेंस इंटीग्रिटी कंस्टेंट दो टेबलों के मध्य होता है। फॉरेन कुंजी एक ही टेबल को रेफर नहीं कर सकती। ये तीन इसने ऑप्शन दिए हैं।
अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। देखो पहला जो है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है प्राइमरी, सही है बात, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होती है वो फॉरेन की से रिलेटेड होती है। फॉरेन कुंजी एक ही टेबल स्वयं को रेफर नहीं कर सकती, ये इसकी गलत बात है। तो इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ नंबर होगा, ओनली 1 और 2 इसके ऑप्शन हो जाएंगे। 10वें नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, तो 10वां नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 10th नंबर आपका, ये कह रहा है कि सुपर की क्या होती है। आज ही सुबह मैंने आपको समझाया था सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और सेकेंडरी की भी एग्जांपल मैंने आपको समझाए थे मेरे नोट से। तो देखिए इसमें कह रहा है कि किसी भी एक टेबल एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करना चाहिए या नल होना चाहिए, पहली चीज ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि किसी टेबल का एक एट्रीब्यूट जो कि उस टेबल के अद्वितीय रिकॉर्ड की पहचान करता है, एकदम सेपरेट यूनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है, उसकी बात कर रहा है। और जो थर्ड है वो सबसे छोटी सुपर की होती है, सुपर की का कह रहा है। और डी कह रहा है नल एंट्रीज नहीं रख सकता है। और ई कह रहा है कि एक एट्रीब्यूट जो कि पूर्णतः डेटा निकालने के काम में आता है। तो देखो सबसे पहली जो चीज है, पहला नंबर जो ए जो पॉइंट है वो जो है फोर्थ जो है, एक किसी टेबल के एट्रीब्यूट दूसरी टेबल की प्राइमरी की से मैच करना चाहिए, ये एग्जांपल होता है फॉरेन की का, ठीक है। और बी जो है, ये जो है आंसर आपका जो है एक टेबल का एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल के अद्वितीय रिकॉर्ड की, मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन की जो पहचान करता है वो हमारा सुपर की होता है। सुपर की एक ऐसी चीज है जो कि एक एट्रीब्यूट जो कि उस टेबल के अद्वितीय रिकॉर्ड, यूनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है, वो सुपर की होता है। उसके बाद में ये बात आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है कि सबसे छोटी की, सबसे छोटी सुपर की, जो सबसे छोटी सुपर की है उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की, मतलब सुपर की के टुकड़े होने पर ही क्या बनती है, आपकी कैंडिडेट की बनती है, इसीलिए इसको सबसे छोटी सुपर की भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है ये कह रहा है कि नल एंट्रीज नहीं रख सकता। नल एंट्रीज कौन नहीं रख सकता, जो अपना है, ये आपको पता ही है, थर्ड जो प्राइमरी की है ये कभी भी नल एंट्री नहीं रखता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में इसने अगला दिया एक एट्रीब्यूट जो पूर्णतः डेटा निकालने के लिए, डेटा को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है, जैसे कि मेरे नोट्स में भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे अपने क्लासिफिकेशन करने का काम हो या डेटा को सेलेक्ट करने का काम हो, या ऐसी की जो मतलब प्राइमरी की सेलेक्ट होने के बाद जो बच जाती है वो सबकी सब क्या कहलाती है, सेकेंडरी की कहलाती है। तो इसका जो मैचिंग अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्थ नंबर इसका एकदम सही आंसर है। ये तो हमने खत्म किया था डीबीएमएस, तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, आंसर में आप इससे मैच करवा लेना। पीडीएफ में आपको मैसेज जैसे ही आप करोगे तो मैं आपको पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। अब नेक्स्ट है एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक बहुत ही इजी सी बात है, सबको पता होती है कि यूजर और हार्डवेयर उसके बीच में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह से एक चीज होती है जिसको अपने बोलते हैं लाइववेयर। एक्स्ट्रा बात बता देता हूं कि यूजर और जो कंप्यूटर है उसके बीच कई बार ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं लाइववेयर कहते हैं। इसी तरह से फर्मवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो होता है वो फर्मवेयर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह पूछा भी जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा बात भी आपको बता दी है। अब 12 नंबर जो मैंने क्वेश्चन रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, निम्न से सबसे तेज कौन है, सबसे तेज फास्ट मेमोरी कौन सी है। इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन है एक तरह से, कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, ठीक है, सही है बात। वैसे तो रजिस्टर मेमोरी भी फास्ट मानी जाती है, लेकिन इसमें रजिस्टर ऑप्शन ही नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और 30 नंबर जो है, कई जगह रजिस्टर के और कैश होते हुए भी कैश मेमोरी को फास्ट दिखाते हैं। और अब 30 नंबर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन सी सर्विस उपयोगकर्ता के लिए सहायक है, यूजर के लिए सबसे बढ़िया सर्विस कौन सी है, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन। जैसे यूजर क्या चाहता है, यूजर चाहता है कि उसका प्रोग्राम रन हो जाए, सिंपल सी बात है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और 14 नंबर की अगर बात करी जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान
प्रदान की जाने वाली सर्विस सिस्टम के कुशल संचालन के लिए सहायक है। अच्छा, बढ़िया। अगर कोई कहता है कि चलना चाहिए तो एरर को डिटेक्ट करना, फाइल सिस्टम, इसके लिए आप नोट डाउन कर लेना, रिसोर्स एलोकेट कर दो। आप किसको क्या रिसोर्स चाहिए, अगर ये काम आपने कर दिया तो आपकी सर्विस जो बढ़िया चलेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसको मैं सीधे ही बताना चाहूंगा, क्योंकि सबको पता होता है कि मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑन ए मशीन। ठीक है। इसी तरह से 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो यूनिक्स का उपयोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए लिया जाता है। देखो, मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आपको पढ़ाया था पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या होता है, जब आप एक समय में कई प्रोसेस एक साथ में वर्क करवाते हैं तो उसको आप पाइपलाइनिंग कहती है। और इसी तरह से 70 नंबर है, एक प्रोसेस द्वारा रिक्वेस्टेड रिसोर्स की संख्या, कितने रिसोर्स आपको कैसे निकालने हैं। तो मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा आंसर, ये नोट डाउन भी कर लेना, मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल इन द सिस्टम। देखो क्या होता है, एक बैंकर एल्गोरिथम है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगी, उसमें आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ रिसोर्स है उसकी संख्या टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स से हमारे पास में रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए और जो यूज करने वाले हैं वो कम होने चाहिए। तो ये मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम। ये बैंकर एल्गोरिथम से लिया हुआ है क्वेश्चन। 18वां नंबर देखिए, एक टाइम शेयर्ड सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। आपको पता है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में जो भी सिस्टम होता है वो इस तरह से साइकिल के रूप में चलता है, एक के बाद उसका नंबर आता रहता है और फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन उसमें क्या टाइम स्लाइस बांट दी जाती है, सबके लिए बराबर टाइम स्लाइस है। पहली लाइन कह रहा है कि यूजिंग वेरी लार्ज टाइम स्लाइसेस कन्वर्टेड इट इनटू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिंपल सी बात है, कोई अगर बड़ा टाइम स्लाइस है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आप क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। 19 नंबर देखें, अस्थायी रूप से निलंबित होने के लिए तार्किक रूप से चलने योग्य प्रक्रियाओं को बनाने की रणनीति कहलाती है। मतलब अगर आपने उसको बंद कर दिया, रोक दिया, तो उसको वापस से चलाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो शब्द है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि अगर कोई वर्क को दबाव पूर्वक अगर आप करवाते हैं तो वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होता है, जैसे कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग या शॉर्टेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग आप उसको नंबर लगा देते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि एक्सएमएल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। एक्सएमएल किसने निर्माण किया था, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, वर्ल्ड वाइड W3C कहते हैं इसको। ठीक है। इसी तरह से एक्सएमएल का पूरा नाम क्या है, और पता ही है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने इसको कर लेते हैं। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो ले सकते हैं। एक्सएमएल के क्वेश्चंस है ये जो कि कंप्यूटर अनुदेशक में पूछे जाएंगे। एक्सएमएल डिक्लेरेशन के नियम में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, क्या चीज शामिल नहीं है इसमें से आप देख ले। 22 नंबर में एक्सएमएल में ये कह रहा है कि डिक्लेरेशन में क्लोजिंग टैग जरूरी है। ये बात तो है, ये तो जरूरी है, ये तो सही है इसका 22 नंबर का कि क्लोजिंग टैग जरूरी है। अगला देखो, एक्सएमएल में वर्जन नहीं आता, नहीं ये बात इसने गलत की, तो इसका आंसर ये होगा ना कि ये होगा। उसके बाद में एक्सएमएल टैग का प्रकार है, एक्सएमएल टैग का क्या प्रकार है, DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये इसका प्रकार है। नोट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ, अगर आप उसको पढ़ के इसको एमसीक्यू करोगे तो फास्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखें, 25 नंबर देखें। 25 नंबर कह रहा है कि एक्सएमएल में क्लोज टैग का क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट होता है। तो आपको पता ही है कि स्लैश लगा के हम लोग जैसे HTML में बंद करते हैं वैसे इसको हम लोग बंद करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है कि जो 26 नंबर जो है उसका आंसर देखिए। 26 में कह रहा है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है, जो उसी वक्त हाथों हाथ बंद किया जाता है, उसको चालू और स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में इस तरह का नहीं दिया हुआ कि एम्प्टी टैग बनता है। इस तरह से आपको स्टार्ट करके इस तरह से बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना दोनों तरफ स्लैश लगता है, इसी को ही हम लोग एम्प्टी टैग कहते हैं। इसी तरह से 27 नंबर देखें, एक्सएमएल किस प्रकार की लैंग्वेज है। हमें भी पता है कि एक्सएमएल एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। 27 हमें यह भी पता है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत इसका आंसर हो जाएगा A एंड B।
XML का वर्जन प्रदर्शित करने वाला सही टैग है। XML को सही तरीके से कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? जिसने रेगुलर क्लास ली है उनको पता है कि इसके मैंने काफी सीक्यू आपको करवाए थे। अब आपके लिए नॉर्मल सी बात हो गई कि दोनों साइड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है XML वर्जन 1.0, ठीक है। और जो 29 नंबर XML के समान निम्न में से कौन सी लैंग्वेज है? XML जैसी कौन सी लैंग्वेज है? ये है 29 नंबर, आप लिख लीजिएगा, HTML। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब देखिए 30 नंबर की अगर बात करते हैं, इनमें से XML का फंक्शन नहीं है। XML ऐसा काम क्या नहीं कर सकता? पता है कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, लेकिन टाइल करने का कोई काम नहीं होता है। स्टाइल, ये स्टाइल होगा, एक तरह से टाइल नहीं है, गलत मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टाइल। CSS का काम है स्टाइल देने का काम। तो देखिए अच्छे क्वेश्चन है, XML के क्वेश्चन है। अगर रेगुलर नोट्स मेरे देखोगे तो इससे ये इजीली आपके कवर हो जाएंगे। 31 में देखो कंप्यूटर स्क्रिप्ट क्या है? कंप्यूटर स्क्रिप्ट आप किसे कहते हैं? 31 कंप्यूटर की स्क्रिप्ट लैंग्वेज, जावा इसके लिस्ट ऑफ कमांड, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ स्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गया, वेब पेजेस जनरेट करना, मतलब सारे काम ही हो गया, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हमारी आदत ही रहती है लगभग ऑल ऑफ द अबव टिक करने की, लेकिन देख के करनी चाहिए। 32 का डी, स्क्रिप्ट जो है किस में लिखी जाती है? आपको पता है कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको नोट पैड की जरूरत पड़ती है। कभी ब्राउजर पे कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं। ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करने का काम करता है। वेबसाइट एक वेबसाइट ही होती है। अगर आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, तो आपको किसकी जरूरत है? टेक्स्ट एडिटर की। बहुत ही एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 33 देखिए, स्क्रिप्ट प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होता है, कब रन होता है? स्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन टाइम में काम करता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप रखेंगे तो इजीली आप समझ सकते हैं कि रन टाइम में ये काम करता है। 15 नंबर, स्क्रिप्ट लैंग्वेज को मुख्य रूप से किस लैंग्वेज के साथ एम्बेडेड किया जाता है? जो हमारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज के साथ जोड़ी जाती है? तो ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। ये है कि कोई भी लगभग वो सारी HTML के साथ होती है ना, कि सी, जावा, सी शार्प, इनके साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं। 35 नंबर देखिए, प्रोग्राम कोड टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं जबकि स्क्रिप्ट कोड इस टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक बेसिक सी बात, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि रन टाइम, और इसका आंसर रन टाइम नहीं होगा, सॉरी, ये होगा, अभी बताया था कि ये तो रन टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं स्क्रिप्ट कोड, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आया था। और प्रोग्राम कोड जो होते हैं कंपाइल टाइम पे काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कई बार प्रोग्राम कोड रन टाइम पे काम करते हैं। तो जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो एरर आती है, इस तरह की काफी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, अपने इसको रख सकते हैं। प्रोग्राम कोड नॉर्मली कंपाइल टाइम पे रन होते हैं और स्क्रिप्ट कोड रन टाइम पे रन होते हैं। 36 नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी स्क्रिप्ट लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है? 36 स्क्रिप्ट लैंग्वेज पता है, जावा, PHP एक स्क्रिप्ट है, ASP भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही कहलाती है 36 में। और जावा तो श्योर है कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं है। वैसे तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज दो ही होती है, एक जावा स्क्रिप्ट है और एक VB स्क्रिप्ट है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर दिया कि PHP, ASP, पाइथन भी एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, DHTML बोलते हैं जिसको हम लोग। 37 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के संबंध में व्यक्त किए गए स्टेटमेंट के एनालिसिस पश्चात ट्रू स्टेटमेंट है। वापस से सुने, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? 37 का ये पूछ रहा है। देखो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज बाइनरी फाइल बनती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जावा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में प्रयोग होता है, जावा नहीं यूज होती, जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे यूज होते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को HTML के साथ अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया था कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज के साथ ही यूज होती है। इजी क्वेश्चन था। 38 देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि पेपर बहुत इजी है, लेकिन हमारे मार्क्स से हमें पता लगता है कि पेपर में कैसे घुमा के इजी क्वेश्चन को हमें गलत करवा दिया गया। 38 देखिए, यूजर सिस्टम या वेब ब्राउजर रन होने वाले स्क्रिप्टिंग क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड, कस्टमर स्क्रिप्टिंग, कोड स्क्रिप्टिंग। तो 38 का पता ही है कि स्क्रिप्टिंग जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, और जो हम लोग सर्वर साइड पे यूज करते हैं जैसे PHP, ASP, पाइथन, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है। उसके बाद देखिए 39 का फॉर्म फाइल वैलिडेशन के लिए कौन सी स्क्रिप्टिंग उपयोग में ली जाती है? फॉर्म साइड पे अगर आप स्क्रिप्टिंग चेक करना चाहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड
स्क्रिप्टिंग कहते हैं कि वो फॉर्म साइड पे, सर्वर साइड नहीं कहलाती, क्योंकि सर्वर पे भेजने से पहले ही हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है इसमें पूछा गया है। तो 14 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है। इंटरनेट, पता है कि अलग अलग नेटवर्क के समूह को इंटरनेट कहते हैं। बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन है। 41 देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। इंटरनेट पर ऐसी कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? पता ही है, उपरोक्त सभी है, एफटीपी भी है, ई कॉमर्स भी है। नॉर्मल क्वेश्चन है। पूरे विश्व के कंप्यूटर को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? ये भी हमें पता है, इंटरनेट कहते हैं। सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला क्या होता है? इंटरनेट होता है। अब 43 को देखिए, इंटरनेट को क्या कहा जाता है? ऑल ऑफ द अबव, सूचनाओं का सुपर हाईवे, नेटवर्क का नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 44 सबसे बड़ा नेटवर्क भी इंटरनेट है। बहुत ही चारों क्वेश्चन इजी है, नंबर कवर करने के लिए गलती हो ही नहीं सकती इसमें। आरपा नेट फुल फॉर्म पता है। 45 का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सब कुछ नोट्स में है। और एक आसान भाषा भी है कि कोई तब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जो नोट्स में ना भी हो तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं है। भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ था? 46, ये अलग सा हटके क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1995, नोट डाउन कर लेना कि 46 का 15 अगस्त को हुआ था 1995 में। ठीक है, ये ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, हमें पता होना चाहिए इन बातों का। उसके बाद में 47 की अगर बात करते हैं तो 47 में कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है मॉडेम भी होना चाहिए, टेलीफोन लाइन भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो 47 का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, जबकि इसने इसको कर रखा है बी, टेलीफोन लाइन, गलत है। और फिर है 48 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग ईमेल के लिए भी कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड करने के लिए, दूसरों लोगों से ऑनलाइन चैटिंग, उपरोक्त सभी होएगा। 48 का क्या हो गया? डी होगा आंसर। और 49 का देखिए, इंटरनेट पे लोग किसके द्वारा संपर्क करते हैं? इंटरनेट पे लोग किसके द्वारा संपर्क करते हैं? स्क्रीन पर लिख के, आवाज द्वारा, स्क्रीन पर देख के, सारी चीजें। 49 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 50 देखें, 50 इंटरनेट के माध्यम से इनमें से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? ऑल ऑफ द अबव, मतलब 1 सेकंड से भी कम के समय में सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कौन सी टर्म इंटरनेट से संबंधित नहीं है? एक सिंपल सी बात है, इंटरनेट से रिलेटेड कौन सी टर्म नहीं है? तो पता है कि प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित टर्म नहीं है। इसी तरह से 75 देखें, इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उसे कहा जाता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन है ये वैसे तो, और इसका आंसर है सी, पैकेट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में भेजा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, सीधे मार्क्स आप कवर कर सकते थे इस टेस्ट सीरीज के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो थे सारे इंटरनेट के क्वेश्चन। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं 51 से, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क? ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है? इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, पता है सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, आंसर होगा 4। 52 है कि पिक द वन ऑफ दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल टू, ये कंपैरिजन करने का काम कौन करता है? 52 का जो आंसर जो है वो एएलयू, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ये काम करती है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय जनरेटिंग, कंट्रोल यूनिट दूसरी यूनिट को कैसे कंट्रोल करती है? कंट्रोल सिग्नल के द्वारा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। और 54 की अगर हम लोग बात करते हैं, द इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? अभी 2 मिनट पहले बताया था, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब मैथमेटिकल काम भी यही करती है, लॉजिकल काम भी यही करती है, जो कि डिसीजन लेना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 55 में पता ही है, कंट्रोल यूनिट पार्ट होता है, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर, ये सारे उसी के पार्ट है। प्राइमरी नहीं होता है उसका कभी पार्ट, इनपुट आउटपुट कभी उसके भाग नहीं होते हैं। 56 देखिए, 56 में कह रहा है इंटरनल मेमोरी सीपीयू में क्या कहलाती है? इंटरनल मेमोरी का जरूर याद रखें, रजिस्टर को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। और फिर 57 है
द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस सीपीयू के साथ क्या जोड़ के कंप्यूटर कहलाता है? 57 पता है, एक्सटर्नल मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, ये सब चीजें जोड़ के एक कंप्यूटर का बॉक्स हमारा तैयार होता है, कंप्यूटर कंप्लीट कहलाता है। 58 की अगर बात की जा रही है तो ये पूरा व्हाट इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का क्या पार्ट है? एएलयू, सीयू, मेमोरी। तो सिंपल सी बात है, फोर्थ नंबर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 और 10 20 नंबर इजीली आप कवर कर सकते हैं ऐसे पेपर में। 59 देखिए, द कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, जो भी कंट्रोल यूनिट है डिजिटल कंप्यूटर में उसको आप लोग क्या कहते हैं? 59 का दो नर्व सेंटर कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम, नर्वस सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 60 नंबर, बोथ द एएलयू एंड कंस्ट्रक्शन हैव स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन। जो स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन जो इसमें यूज होती है, पता ही है, अंदर जो मेमोरी जो स्टोर होती है वो रजिस्टर में स्टोर होती है। 61 की अगर बात करते हैं तो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, जो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी है वो क्या इम्प्लीमेंटेशन करने में काम आती है? 61 का है इंस्ट्रक्शन प्रीफेज, आप इंस्ट्रक्शन को पहले से निकाल कर रख सकते हैं, पहले से उपयोग ले सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा 61 नंबर की इंस्ट्रक्शन प्रीफेज एक पाइपलाइन की स्ट्रेटेजी है। हटके क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। 61 62 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड ए, मतलब कम्युनिकेशन लाइन जो है सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल में होती है वो क्या कहलाती है? तो 62 का जो आंसर है वो बस कहलाती है, जो दोनों के बीच में क्या करती है? काम करती है। विच डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज ऑफ द कीबोर्ड, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर ऑपरेशन करने में यूज ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के साथ यूज होती है? तो पता ही कीबोर्ड के साथ में क्या यूज होती है? माउस यूज होता है। इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, जो अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देता है वो क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर का हेड जो होता है वो पेज से टच होता है तो अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन है 65, देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी सॉल्व कर सकता है। 65 का देखिए, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, जो पैटर्न होते हैं प्रिंटेड लाइन के रूप में होते हैं वो बार कोड्स होते हैं, जो हम लोग परचेजिंग और करके हैं। द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर, मॉनिटर की रिजोल्यूशन कैसे बढ़ सकती है? 66 की बात चल रही है, पिक्सल बड़े कर दो, लेस क्लियर द स्क्रीन इज, फर्दर अपार्ट द पिक्सल, क्लोज टुगेदर द पिक्सल, पिक्सल जितने नजदीक होंगे, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ेंगे तभी वो नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो उसकी रिजोल्यूशन जो है वो बढ़िया हो जाएगी। इंटरेस्टिंग था, ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी भी था, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। 67 देखो, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर, ये क्वेश्चन आईए में भी आया हुआ। 67 का आंसर जो है वो है पीपीएम। व्हाट आर द यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर? पीपीएम। इसके ऊपर भी अपने मार्क्स जो है बोनस मार्क्स मिले थे। 67 का 3 पीपीएम, पेज पर मिनट, डीपीआर, सीपीएम, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। 68 में देखिए, 68 कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है? 68 आउटपुट डिवाइस है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का। 69 द ओसीआर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ओसीआर किस काम में आता है? 69 ओसीआर, ओसीआर इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, टेलीफोन बिल, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए काम में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट क्या होता है? हैज इट मैन ड्रॉबैक इन द सॉफ्टवेयर हेड ऑफ इंटरप्ट, मतलब कोई सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाए तो इंटरप्ट ड्राइवन उसको हैंडल कर सकता है। उसके बाद में मे बी द बेटर देन बीजी वेटिंग इनपुट प्रोसेस, लेस हार्डवेयर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ये नहीं होगा। इज इक्वल और फास्टर देन डीएमए, सही है, इक्वल भी होता है, फास्ट भी होता है, किसकी तुलना में? डीएमए की तुलना में। फिर नेक्स्ट देखिए 71, द डेटा ट्रांसफर इन विच डेटा ट्रांसफर इज टू बी डन क्विकली, तुरंत करने में कौन मदद करता है? डेटा ट्रांसफर। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डीएमए।
उसके बाद देखिए लास्ट दो क्वेश्चन है 72 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, ज्यादा से ज्यादा डेटा को कौन हैंडल कर सकता है 72। अब देखिए 72 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा कौन होल्ड कर सकता है, तो आपको पता ही है मैक्सिमम डेटा जो होल्ड कर सकता है वो है 72 में मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक टेप पे कम डेटा होता था, फ्लॉपी डिस्क में उससे पहले चलता था ऑप्टिकल, आजकल क्या चलती है हार्ड डिस्क चलती है जो ज्यादा से ज्यादा डेटा को रखती है। 73 का देखिए विच स्टोरेज इज माउंटेड ऑन रील, रील पे कौन सा डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है, मैग्नेटिक टेप। इनपुट आउटपुट मेमोरी के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, तो ये अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट सीरीज अपने टेस्ट सीरीज 6 अपने इसको सॉल्व करेंगे अगले वाले में।